हेलो नमस्कार मेरे से रेडियो। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बदन पे वर्दी, कंधों पे स्टार और सर पे टोपी लेके छोड़ेंगे मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात थी। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। ये अपना परम उद्देश्य है। और मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे दोस्तों, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस में क्या चल रहा था? रोग चल रहा था, कहां तक पढ़ लिया था? उसके आगे आज चलेगा डेंगू। ध्यान से और शिद्दत से पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्स वैकेंसी आ चुकी है, बरमार हो चुकी है। आ रहा है डेंगू। आपको क्या होगा? मान लो डेंगू हो चुका है। अब आपको पूछ रहे आपको क्या हुआ? डेंगू हुआ। तो इस डेंगू का वायरस कौन सा है? अरबो वायरस से। अरबो वायरस से होता है कौन? डेंगू होता है अरबो वायरस से। या मादा एडीज एजिप्टाइप से होता है। कौन सा वायरस से? मादा एडीज एजिप्टाइप। मादा एडीज एजिप्टाइप से क्या होता है? ये वाला डेंगू होता है। ध्यान से सुनना है आपको, केवल याद करना है। मादा एडीज एजिप्टाई से क्या होता है? डेंगू। और इसमें होता क्या है? व्यक्ति, जैसे मैंने पीछे क्या बताया, कई रोगों में कुछ भी हो जाते से टीटेनस में क्या होता है? व्यक्ति पागलों की तरह करने लगता है। उसी प्रकार इसे डेंगू रोग जिस व्यक्ति को भी हो गया उस व्यक्ति की हड्डी तोड़ बुखार होती है। यानी कि हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जैसे पड़े हैं वैसे पड़े रहते हैं। बहुत दर्द होता है उठाने में, उसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कहते हो ना शरीर टूट चुका है मेरा तो बुखार से, वो वाली हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इस डेंगू के अंदर आती है ये वाली बुखार दोस्तों। और इसमें ये होता क्या है? हड्डी तोड़ बुखार हो गया, हड्डी तोड़ तो बुखार होगा, लेकिन डेंगू में क्या होती है? अपन कहते हैं इसकी तो प्लेटें डाउन हो गई, इसकी तो प्लेटें डाउन हो गई। आज आपको पता चलेगा प्लेटें क्या होती है दोस्तों। प्लेट्स यानी कि बिम्बाणु, प्लेट्स यानी कि बिम्बाणु की कमी होती है। ये प्लेट वो वाली नहीं है, ये प्लेटलेट्स है, बिम्बाणु है। शरीर में प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की कमी हो जाती है तो समझ लेना आपको रोग होगा डेंगू। उसका वायरस कौन सा है? मादा एडिस एजिप्टाई यानी कि अरबो वायरस। इससे क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार आती है डेंगू से। और प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की कमी होने पर क्या होगा? आपको डेंगू हो जाएगा। आगे चलो, डेंगू के लिए इतना ही पूछेगा। प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु की कमी होगी शरीर में, हड्डी तोड़ बुखार आएगी, मादा एडिस एजिप्टाई और अरबो वायरस याद रखना। और यहां से ये चारों लाइनें याद रखना और बाकी जाए पहाड़ में। अब पूछ ले जो आपका प्लेटलेट्स है वो किसके दूध में पाया जाता है? पूछ ले प्लेटलेट्स किसके दूध में पाया जाता है? लंडी के में नहीं पाया जाता, बकरी के दूध में पाया जाता है। बकरी के दूध में क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तब ही तो कहते हैं जिस व्यक्ति को डेंगू हो गया उस व्यक्ति को तो बकरी का दूध पिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है उसको किसका दूध पिलाना चाहिए? भैंस का दूध नहीं पिलाते, उस समय आपको बकरी का दूध पिलाना चाहिए। उससे क्या होगा? उसकी प्लेटलेट्स वो वापस से रिकवर हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति जल्दी ही से ठीक हो जाएगा। तभी तो डॉक्टर कहते हैं कि जिसको डेंगू हुआ है उसको क्या पिलाओ। और आपने जो बूढ़े दादा दादी थे पीछे के जो पीढ़ियां जा चुकी है वो इन्हीं सबसे बढ़िया वो जानते हैं, तो वो भी कहते थे ना कि बकरी का दूध पिलाओ, डेंगू हो गया तो उससे क्या होगा? प्लेटलेट्स से कमी आई है उसकी क्या होगी? वापस से रिकवरी होगी और डेंगू से क्या हो जाएगा? 100% व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये हड्डी तोड़ बुखार आती है इसके अंदर, इसीलिए तो बकरी का दूध पिलाया जाता है। बकरी के दूध में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। आज पता चला होगा बकरी के दूध में क्या होता है? प्लेटलेट्स। तब कहता हूं भैंस का दूध ना पी के किसका दूध पियो? बकरी का दूध पियो, बहुत बेस्ट रहता है। आगे चलो एड्स की तरफ। एड्स की तरफ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एड्स की तरफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एड्स से क्या आते हैं अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। एड्स का पूरा नाम पूछ ले,
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान से सुन लेना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, 4 बार बोलूंगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, याद हो गया होगा। किसका नाम है? पूरा एड्स का नाम है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आगे चलो, क्या ये होता किस वायरस से है? होता किस वायरस से है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस किससे होता है? रेट्रोवायरस से। रेट्रोवायरस से क्या होता है? एड्स रोग होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। किससे होता है? रेट्रोवायरस से। यहां समझ में नहीं आता है, मैंने आगे लिख दिया, से होता है क्या? एड्स। किससे? रेट्रोवायरस से। यहां लिख दिया रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस से क्या होगा? आपका एड्स होगा। अब आगे देखो, पूछे गुरुजी एड्स का पता कैसे चले? एड्स का पता कैसे चले? इसके लिए एक टेस्ट होता है, मैं कहता हूं इसके लिए क्या होता है? एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम क्या है? उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। क्या कहते हैं? एलिसा एक लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, एलिसा एक टेस्ट होता है। वो किसके लिए किया जाता है? एड्स रोग को, एड्स रोग के लिए किया जाता है। कौन सा? एलिसा टेस्ट। लिख दिया मैंने, एलिसा टेस्ट। किसके लिए होता है एलिसा टेस्ट मेरे दोस्तों? एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। अब आगे देखो, अब मान लो आपको एड्स हो गया, तो जो आपको वायरस है, कौन सा? रेट्रोवायरस, ये सबसे पहले किसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। जिस प्रकार आतंकवादी अटैक करते, उसी प्रकार ये रेट्रोवायरस अपने शरीर में कौन सी जगह पे सबसे पहले अपना हमला करता है? बता दो। सबसे पहले अटैक कहां पे करता है? WBC। WBC के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। कौन करता है? रेट्रोवायरस सबसे पहले WBC के ऊपर अटैक करता है। किस रोग में? एड्स के अंदर। अब WBC के अंदर आप क्या करेगा? अटैक करेगा। लेकिन WBC के ऊपर अटैक करने से ही आपको एड्स नहीं होगा। क्या होगा? WBC में क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट। क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। तब कहता हूं कि रेट्रो जो वायरस होता है वो WBC पे अटैक करेगा। WBC में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट। उससे क्या होता है? टी लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाता है और आपको एड्स रोग हो जाता है। तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? एड्स सबसे पहले अटैक करता है। किसके ऊपर? टी लिम्फोसाइट की। इसको तो तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूं सबसे पहले, उसको पता नहीं है क्या है WBC, लेकिन टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले अटैक करता है। जिस प्रकार आतंकवादी भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय नौसेना के जवान उसको वीक सपूत अपने उसको कड़ा जवाब देते हैं, उसी प्रकार ये WBC टी लिम्फोसाइट सबसे पहले टी लिम्फोसाइट पर कौन अटैक करता है? ये रेट्रोवायरस से आतंकवादी इस सेना पे आक्रमण करता है। लेकिन इसका पता कैसे चल जाए? जिस प्रकार एक सेना के लिए क्या चलता है, एक वो सर्वे चलता है, उस प्रकार इसके लिए टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। किसके लिए बहुत किया जाता है? ये किया जाता है एड्स के लिए। अब पूछ ले, एड्स का इंडिया के अंदर सबसे पहला केस कहां पे देखा गया? भारत के अंदर एड्स का सबसे पहला केस 1986 के अंदर चेन्नई के अंदर देखा गया। 1986 के अंदर चेन्नई के अंदर देखा गया। क्या देखा गया 1986 चेन्नई के अंदर? एड्स रोग का पहला केस भारत में। कहां पे? पूछ ले, चेन्नई आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? भारत के अंदर यानी कि इंडिया में एड्स का पहला व्यक्ति या कहां पे मिला, या ये रोग सबसे पहले कहां पे मिला भारत में? तो आपको बताना है चेन्नई के अंदर, चाइना नहीं, चेन्नई बोल रहा हूं। अब पूछा चेन्नई में कब मिला? 1986 के अंदर मिलता है एड्स का। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। और सबसे पहले एड्स के अंदर कौन प्रभावित होता है? टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। टी लिम्फोसाइट WBC में पाया जाता है। इसके पहले सबसे पहले आतंकवादी अटैक करेंगे WBC, उसमें पाया जाता है टी लिम्फोसाइट। अब जो आपका रेट्रोवायरस होता है, ये जैसे बताओ कौन सा होता है? HIV जो वायरस होता है उसको मान लो HIV। HIV से क्या होता है? एड्स होता है। रेट्रोवायरस में
रेट्रोवायरस है उससे क्या होता है, आपको एड्स होता है, लेकिन रेट्रोवायरस को कोई जानता नहीं है, इसलिए मैंने आपको HIV बता दिया। इस HIV से भी क्या होता है, ये वाला एड्स होता है। याद रखना HIV से भी क्या होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेंगू को रिवीजन कर लो, इसका मैंने 3 बार करवा दिया, इसका एक बार कर लो। अर्बो वायरस से होता है माला एडिस एजिप्टाई, हड्डी तोड़ बुखार, प्लेटलेट्स यानी डिमांड की कमी होती है, प्लेटलेट्स के लिए बकरी का दूध पीना चाहिए, काम खत्म। डेंगू और एड्स आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, स्मॉल पॉक्स की तरफ चलते हैं। फटाफट से देखो, ध्यान से समझना दोस्तों। देखो ध्यान से समझना, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों को बता रहा हूं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। अरे चिकन नहीं है मेरे लाला, चिकन नहीं है, क्या नहीं है, चिकन नहीं है। ध्यान से सुनना, स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना मेरे दोस्तों। अब आप मान लो क्या गए, मार्केट में घूमने गए, आप क्या मान लो मार्केट में क्या करने, घूमने जाना है, क्या करने, घूमने जाना है। आपको समझना है, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको समझना, फॉलो कर लोगे तो आपको स्मॉल पॉक्स याद हो जाएगा यही पे, वरना नहीं याद होगा, चाहे कर लेना जो करना है। घूमने जाना है आपको, यानी कि आपको क्या करना है, बाहर घूमने जाना है। कहां पे जाना है, कपड़े लेने के लिए घूमने जाओगे तो मॉल में ही जाओगे, तो इसे मैंने निकाला, मॉल निकाल लिया, यहां से एक बीच वाला मॉल शब्द निकाल लिया। अब आप घूमने कहां पे जाओगे, मॉल के अंदर जाओगे। अब मॉल में जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, किसके लिए, घूमने के लिए, कपड़े लेने के लिए जाओगे, किसमें, मॉल में जाओगे। अब मॉल में जाओगे तो आपके पास में गाड़ी तो है नहीं, सिटी में गाड़ी चलती नहीं है, तो किसका प्रयोग करोगे, ओला का प्रयोग करो। गाड़ियां ओलो पे तो मिलती है ना किराए पे, तो आप किसका प्रयोग करोगे, ओला पे। तो मॉल में जाने के लिए गाड़ी का किसका प्रयोग करोगे, ओला का प्रयोग करोगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, ओला का। आपने किसका प्रयोग किया, एक तो ओला का प्रयोग किया, और एक आप मान लो एक चेतक का प्रयोग किया। आपके पास में एक चेतक है, उस चेतक का प्रयोग किया आपने, तो ओला का प्रयोग किया, एक चेतक का प्रयोग किया, किसके लिए, मॉल में जाने के लिए ओला और चेतक दोनों का प्रयोग किया। स्मॉल पॉक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। स्मॉल पॉक्स में मैंने क्या निकाला, मॉल शब्द निकाला। मॉल में जाने के लिए यानी घूमने के लिए किसके लिए आवश्यकता होगी, गाड़ी की आवश्यकता होगी, लेकिन गाड़ी नहीं है तो क्या करेंगे अपन, ओला पे गाड़ी बुक करेंगे या चेतक को बुलाएंगे, दोनों को बुलाएंगे। लेकिन ओला जब आएगा तो वो अपन को मॉल लेके जाएगा, तो ओला से क्या बना, वेरी ओला, वेरी ओला। ओला से क्या बना, वेरी ओला। ध्यान से सुनना, ओला से क्या बना, वेरी ओला, वेरी ओला। ध्यान से सुनना। अब चेतक से क्या बना, या तेरा चेतक पर चालू तेरा रेड सवारी का, या तेरा चेतक पर चालू तेरा रेड सवारी का। ये गाना है ना, या तेरा चेतक पर चालू तेरा रेड सवारी का, तो चेतक पर चालू बैठ गया, ओला पर चालू, ओला से चालू तो वेरी ओला, और चेतक पर चालू तेरा रेड सवारी का। चेतक से क्या बना, चेचक बना, क्या बना, चेचक बना। याद हुआ नहीं, ध्यान से सुनना अभी। अब वेरी ओला क्या है, वायरस है, वेरी ओला वायरस से होता है, क्या होता है, स्मॉल पॉक्स। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ। और चेचक क्या है, ये स्मॉल पॉक्स को ही क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। ध्यान से सुनना, स्मॉल पॉक्स यानी कि मॉल में घूमने, मॉल शब्द निकाला यहां से, मॉल में घूमने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, गाड़ी की आवश्यकता होगी। अब गाड़ी नहीं है तो ओला बुक करेंगे या फिर चेतक बुक करेंगे, क्या करेंगे, चेतक बुक करेंगे। तो ओला पे ओला बुक करेंगे तो ओला से क्या बना, वेरी ओला, ओला से क्या बना, वेरी ओला। तो वेरी ओला क्या है, वायरस है। इस वेरी ओला वायरस से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। अब आपका काम हो गया ओला से। अब आप बैठ के जाओगे चेतक पे। अब या तेरा चेतक पे चालू तेरा रेड सवारी का, चेतक से क्या बना, चेचक बना। यानी कि स्मॉल पॉक्स क्या है, चेचक है। स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। लिख लो, चेचक कहते हैं, चेचक कहते हैं।
स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं, ओला वेरियोला, चेतक रेड सवारी का चेचक, मॉल घूमने गए। वेरियोला वायरस से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है और इसका नाम क्या है, चेचक है। आपको इतनी जानकारी पता है तो आगे चले चिकन पॉक्स की तरफ। किसकी तरफ, चिकन पॉक्स की तरफ आगे चले। ध्यान से सुनना, चिकन पॉक्स, ये भी याद करवा दूंगा। ध्यान सुनो, चिकन पॉक्स। अब देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है, ये किस वायरस से होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स। यहां पे लिखो एक बार, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल से ये तो वेरियोला, मॉल में घूमने गए, ओला से यानी कि वेरियोला, ये तो वेरियोला वायरस से हुआ स्मॉल पॉक्स, वेरियोला। तो ये किससे होगा, सेरियोला, सॉरी वेरिसेला से, वेरिसेला, वेरिसेल से, वेरिसेल वायरस, ये आएगा वेरिसेल वायरस। देखो वेरियोला से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से वेरिसेल वायरस से, यानी कि वेरी तो वेरी दोनों में सेम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। दोनों में वेरी वेरी पता आएगा, लेकिन गुरु जिसमें डिफरेंट कैसे करें। यहां से मोल निकाल लो, बीच में से मोल निकाल लिया, मोल में घूमने के लिए किसका प्रयोग किया, आपने ओला का प्रयोग किया, तो ओला ये रहा वेरियोला, यानी कि वेरियोला तो स्मॉल पॉक्स होता है। बच गया और या क्या, चेतक बचा लो, तेरा रेड सवारी का चेतक पे महाराणा प्रताप चलता है, उसके हाथ में भरा होता सेल होता है। तो वेरी सेल वायरस किससे होता है, चिकन पॉक्स से होता है। ध्यान से सुनो, वेरी सेल वायरस चिकन पॉक्स, तो वेरी सेल चिकन पॉक्स, वेरियोला स्मॉल पॉक्स। अब चिकन पॉक्स में क्या होते, लाल लाल चकत्ते होते, इसमें क्या होता है, लाल लाल चकत्ते होते हैं शरीर के ऊपर। किसमें, चिकन पॉक्स में, लिख लो लाल लाल चकत्ते होती है। अब लाल लाल चकत्ते किसमें होते हैं, इसी चिकन पॉक्स में होते हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों अलग अलग है। और चिकन पॉक्स को दोनों में से छोटी माता कौन सी है, मुझे तो ये बताओ, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। आप करके आओगे स्मॉल पॉक्स को छोटी माता, और एग्जाम में 1 नंबर का ऑल, फिर गया काम से सिलेक्शन। चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं, छोटी माता लिख लो। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं, और चिकन पॉक्स से वेरी सेल वायरस से होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता बोलते हैं, लिख लो। आप तो सभी चीजें लिखो रे भाई, छोड़ो, बोलते हैं। और इसमें लाल लाल क्या होते हैं, चकत्ते होते हैं, किसमें, चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। आपको दोनों के अंदर मैंने बता दिया। आज के लिए साइंस में इतना ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ लिया साइंस पे उसका रिवीजन भी होना अनिवार्य है। मैंने आपको करवा दिया वैसे तो रिवीजन, लेकिन अभी 2, 4, 5 क्लासों में रिवीजन नहीं करवाया, पीछे का मैटर रह गया। उसको कल संडे है, कल उसको निपटाएंगे पूरे रिवीजन को, जितना रहेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाएंगे। और आपके स्टैटिक कल रिवीजन नहीं करवाएंगे, कल साइंस का रिवीजन होगा, या फिर राज्य दर्शन को भी ऐड कर देंगे। 1-2 जिले रह गए ना राज्य में, उनको उठा के लाएंगे, ठीक है। अब चलो आप किसकी तरफ, थोड़ा स्टैटिक पे पढ़ा दूं आज, ठीक है। स्टैटिक पे पढ़ लो, स्टैटिक तो चल रहा है वैसे तो, मैं आपको स्पोर्ट्स ही तो नहीं पढ़ा रहा, वीडियो कर दिया बीच में। स्पोर्ट्स भैया मंडे से चलेगा, फिक्स है, मंडे से चलेगा। आज स्पोर्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा, आज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां है, वो पढ़ लो मेरे दोस्तों। क्या पढ़ लो, इंपॉर्टेंट जानकारियां। देखो स्टैटिक के अंदर थोड़ा सा देख लो, आप थोड़ा सा देख लो। देश की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां, अंतरिक्ष, देश की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी। अब इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखो सबसे पहले आती है अमेरिका। अब अमेरिका की कौन सी है ये बताओ मुझे। एक जापान की बता दो, एक फ्रांस की बता दो, और किसके बताओगे, रूस के बता दो, और एक हमारो भारत की बता दो। आप तो ये 4-5 है ये बता दो। जापान हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया।
एक दो तीन चार और 5 हो गया। भारत की इसरो, भारत की आन बान शान इसरो। अमेरिका की कौन सी है? नासा। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे दोस्तों। जापान की कौन सी है? साइंस। जापान की साइंस एक जाक्सा। जय जापान जय जाक्सा, जय जापान जय जाक्सा, जय जापान जय जाक्सा मेरे दोस्तों। अमेरिका की नासा, जापान की जाक्सा। आगे देखो, फ्रांस की क्या आएगी बताओगे? रूस की क्या आएगी? रूस की क्या आएगी? रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस, रूस की रोसकॉस्मोस। भारत की इसरो। फ्रांस की क्या आएगी ये बताओ? साइंस। साइंस आएगी फ्रांस की, तो साइंस आएगी। जापान की जाक्सा, अमेरिका की नासा, भारत की आन बान शान इसरो, रूस के रोसकॉस्मोस। आपको महत्वपूर्ण 5 अंतरिक्ष एजेंसी मैंने पढ़ाई है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, भारत। नोट कर लो, एग्जाम में पूछे चपका देना फटाक से। क्या गलत लिखा दिया? फ्रांस, अरे छोड़, ये वाली लिखा दिया, गलत नहीं है, उल्टा लिख दिया, ये वाला आ जाएगा। और बता दो, गलती इंसान से होती है, उसको सुधारना भी उसका ही परम उद्देश्य बनता है। आगे नोट करो, इसके अंदर आगे नोट करो, आगे नोट करो। चलो आगे देखो मेरे लाला लालियो, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन लिख लो। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है? वह कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में तो पूछ चुका है, 2 एग्जामों में तो पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है? वह कहां पे है? इसका नाम बता दो, गेहूं की मंडी का नाम बताओ। सबसे पहले तो विनीपेग, बहुत बढ़िया। कौन सी है? विनीपेग। विनीपेग मंडी है। विनीपेग क्या है? मंडी है। कहां पे है विनीपेग? कनाडा, कनाडा, कनाडा होता है वो, कनाडा। कनाडा में क्या है? विनीपेग मंडी है। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग मंडी कनाडा में है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछे, छाप देना, विनीपेग कनाडा में है, विनीपेग। ठीक है, आगे चलो। अब आप एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर अपने स्टडी को छोड़िए, राज्य दर्शन में बढ़ जाएंगे। लिखो, माउंटबेटन योजना का संबंध कितनी तारीख से आता है? ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आज आंसर आना चाहिए। इसी वाला मैं बता दूं या नहीं बताऊं, अभी सोचता हूं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जामों में पूछ चुका है, बढ़िया लेवल वाली एग्जामों में पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना का संबंध कितनी तारीख का, मतलब डेट से आता है? ये वाला क्वेश्चन आपके सिर के बाल खड़े कर दिए होंगे, लेकिन अभी यहां पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। माउंटबेटन योजना का संबंध कितनी तारीख से आता है, इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। अपन तो जुगाड़ू आदमी है, तो जुगाड़ू तरीके से पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक बताता हूं, अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। माउंटबेटन, ध्यान से सुनना, आपको इसमें कौन सी संरचना सब मैथ की मिल रही है, ये देखो। माउंटबेटन,
गुरुजी हमें तो 3 दिख रहा है, तो उठा लो इस 3 को, बाहर निकाल लो इस 3 को निकाला, ऐसा का ऐसा रख दिया। तो यानी कि माउंटबेटन योजना का संबंध 3 तारीख से तो आता है, लेकिन पेपर में 3 तारीख की थोड़ी पूछेगा। 3 तो 3 ऑप्शन से भरे हुए होंगे, लेकिन माह है तो अलग देगा। महीने में आती है दिक्कत। देखो जनवरी से, मैं आपको जनवरी फरवरी तो लिख नहीं सकता। आप सबसे पहले तो ये देखो, जब आपने 3 उठा लिया तो ये देखो इस 3 से पहले कितने अक्षर छूट चुके, 2 और एक खुद 3। तो अब ये देखो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 3 ही ABCD अल्फाबेट के अक्षर आते हैं? जून, JUN। जून में कितने होते हैं? 3 अक्षर होते हैं, 1 2 3। अपन ने 3 उठाया, इससे पहले कितने अक्षर बचे? 2 अक्षर बचे और एक खुद हो, तो 3 ऐसा माह चुनो जिसमें 3 हो। हमारे को तो जून दिखा, हमने टेक दिया जून। तो 3 जून को क्या माउंटबेटन योजना का संबंध 3 जून से आता है। ये वाला क्वेश्चन RS लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देता है, बट वो केवल दिमाग के क्वेश्चन होते हैं। दिमाग में जोर मत डालना, आराम से उसको शिद्दत से पढ़ के आंसर दे देना, आराम से हो जाएगा। देखो यहां से 3 उठाया मैंने, अब ये देखो इससे पहले कितने अक्षर हो रहे? 2 है और एक खुद हो गया 3। तो माह में देखो 3 कहां पे आते हैं? JUN। जून में 3 ही तो आते हैं, JUN। अपने तो 3 ही मान लो, 4 हो नहीं, जून में 3 ही मान लो, JUN जून। अपने मोबाइल में देखते हो, अभी देखना आज जाके JUN ही लिखा हुआ मिलेगा, तो हम तो 3 ही मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे। तो 3 जून का संबंध माउंटबेटन योजना से आता है। आगे चलो, स्टैटिक में आज इतना ही। अब चलते हैं राज्य दर्शन की तरफ। चलो राज्य दर्शन बिहार की तरफ बढ़ते हैं। राज्य दर्शन बिहार। मैं पानी पीता हूं, इतनी देर रेडी हो जाओ, गाड़ियों में बैठ के बिहार की ओर बढ़ेंगे। आज फिनिश कर दूंगा बिहार को, टेंशन नहीं लेने का। चलो दोस्तों, अब आपको बिहार मैंने कल बताया था कि मैं आपको 1764 और 1765 के बारे में बताऊंगा, तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1764 और 1765 के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कि दोनों में से आए तो चिपका देगा, यानी कि बिहार की घटना है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी सामने आएंगे तो पढ़ लो। चलो दोस्तों, बिहार 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। समझ में तो आ रहा है ये क्या है? बक्सर का किला 1764 युद्ध, यानी कि किला लिख लो, आप बॉक्स में लिख लो। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। अब हिस्ट्री चल गई तो हिस्ट्री को पढ़ लो थोड़ी सी देर। मेरे तो दिमाग में जो आता है वो सीधा कैच कर देता हूँ, राज्य दर्शन से सीधा ही जोड़ देता हूँ। दिमाग में क्वेश्चन बना बिहार तुरंत डालता हूँ, अभी बना दिया मैंने। चलो, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। लेकिन गुरुजी 1765 में क्या होता है? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कि दोस्तों क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। लिख लो, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब मुझे बताओ, इलाहाबाद का नाम चेंज यहां से इलाहाबाद की संधि है, लेकिन मैंने इलाहाबाद शब्द को पकड़ा है। पोस्टमार्टम तो करता हूं, जिसको पकड़ लेता हूं। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया? बहुत बढ़िया, प्रयागराज। क्या कर दिया? प्रयागराज, बहुत बढ़िया, प्रयागराज कर दिया। मैंने पढ़ा भी दिया इसका राज्य दर्शन। देखो दोस्तों, जहां भी क्वेश्चन मिल जाए रिलेटेड पीछे पढ़ता होगा उसका वहीं पे पोस्टमार्टम कर दो, रिवीजन भी हो जाएगा। एक चीज को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, बार-बार अलग-अलग चीजों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। अब गुरुजी इतनी सी चीजें थोड़ी पढ़ाओगे, मैं तो कह रहा हूं इतनी सी नहीं, थोड़ी सी और बता दो, यानी कि परीक्षा में आए चपका दो, यानी कि याद से, तो यानी कि क्वेश्चन ये पढ़ो तो इसको तो कंप्लीट ही पढ़ लो। चलो, अब बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ?
अंग्रेजों वर्सेस मुगलों के मध्य, अंग्रेजों के मध्य प्लस मुगलों के मध्य हुआ, मुगल शासकों के मध्य हुआ। अब मुगल शासकों का नाम तो आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। अंग्रेज का नाम तो मैं बताता हूं और मुगल का नाम आप बताओ। हेक्टर मुनरो, बहुत बढ़िया, हेक्टर मुनरो। इधर से हेक्टर मुनरो थे और उधर से कौन था, मुगल के नवाब थे, कौन था बताओ, फर्स्ट था कौन था, नाम आना चाहिए। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, यहां से कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है मेरे दोस्त, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, इलाहाबाद की संधि करता है। बक्सर का युद्ध कौन करता है, इधर से अंग्रेज और इधर से कौन करता है, मुगल करते हैं। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से तो हेक्टर मुनरो थे, लेकिन मुझे बता दो मुगलों की तरफ से कौन था, मुगलों की तरफ से कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से कमेंट बॉक्स में आज यही आना चाहिए मेरे दोस्तों। मच्छर खा रहे हैं लेकिन पता नहीं है, इनमें खुद नहीं जुनून दौड़ता है मेरे दोस्तों। क्या जुनून दौड़ना चाहिए खून में, आपकी जो आपको क्या है, जुनून दौड़ो, खून को मत दौड़ाओ, जुनून को दौड़ाओ, तब सिलेक्शन होगा। 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि, दैट्स नाउ इज द अंग्रेज वर्सेस टू मुगल शासकों, और इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने की और अंग्रेजों से इधर से हेक्टर मुनरो थे। मुझे बता दो अब आप कि मुगल शासक जो थे यहाँ पे कौन आता है मुगल शासकों में, मैं तो नहीं बताने वाला, मैं तो यहाँ से लाइन खींच रहा हूं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे ना छोटी क्लासों में, डिब्बे में लाइन लगा के इसमें लिख के लाना बेटा, उसी प्रकार आपको इसी डिब्बे में लिखना है कि मुगल शासक कौन थे। इधर से दो थे, दोनों के नाम चपका देना फटाफट। ये क्लास ऑफ हो उससे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, या आप जैसा ऑफलाइन बैच चल रहा है वो ऑफलाइन वाले पहले ही बता दे, वरना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा दोस्तों तुम्हारे को। अब चलते हैं आगे, बिहार के महत्वपूर्ण नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। चलो कौन था, कासिम था क्या, लिख लेना, मुगल शासकों से कासिम था तो कासिम लिख लेना, इसका आंसर आप ही दोगे, मैं तो नहीं देने वाला। चलो लिख लो हरामजादो, मुगल शासक कौन था, आलम शासक प्रथम, ये नाम याद रखो, आलम शासक प्रथम इधर से था और इधर से अंग्रेजों में से हेक्टर मुनरो था, उधर से रॉबर्ट क्लाइव था। अब आ गया, चलो आगे, चलो अब क्या पढ़ोगे, चलो पढ़ा दो जो भी पढ़ाओ, चलो आगे चलते हैं, एंड करना है ना। चलो बिहार के प्रमुख नृत्य, इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां से बरमार हो रही है डांसों की। बिहार के महत्वपूर्ण नृत्य, एक तो आएगा विदेशिया, एक तो आएगा विदेशिया, और कौन आएगा, एक आएगा बताओ जाट जाटनी नृत्य, जाट जाटिनी नृत्य। ये जाट जाटनी नृत्य कब किया जाता है, बिहार का फेमस डांस है जाट जाटनी नृत्य और एक विदेशिया नृत्य। और मुझे बताओ ये जाट जाटनी नृत्य पुरुष और महिला दोनों के साथ किया जाता है, या पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या ओनली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। बहुत बढ़िया, जाट जाटनी का नृत्य ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जाट जाटनी का नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, जाट जाटनी का नृत्य। इसमें महिलाएं क्या करती है, 4 कदम पीछे लेती है, इस नृत्य में क्या करती है महिलाएं, 4 कदम पीछे लेती है। लिख लो, महिलाओं द्वारा किया जाता है, 4 कदम पीछे लेती है। कौन लेती है, महिलाएं लेती है, पुरुष होते ही नहीं है इसमें, महिलाएं डांस में, समझोगे नहीं ऐसे तो आप। 4 कदम पीछे महिलाएं लेंगे, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य जाट जाटनी। लेकिन गुरुजी ये किसके उपलक्ष्य में होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, अभी देखो कैसे है इंपॉर्टेंट। देखो जाट जाटनी का जो नृत्य है वो
बारिश के आह्वान के लिए किया जाता है। ऐसे याद करना, बारिश के आह्वान के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जाट जाटनी का नृत्य। कौन सा? जाट जाटनी का नृत्य। कौन सा? जाट जाटनी का नृत्य बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। कौन सा? जाट जाटनी का। 4 कदम पीछे लेती है महिलाएं। आगे चलो, आगे चलो, बारिश का आह्वान करने के लिए करती है। आगे चलो, चलो दोस्तों आगे चलो। आगे आएगा झिंझिया। झिंझिया और तेरा झिंझिया, झिंझिया डांस करोगे ना आप? झिंझिया डांस, झिंझिया नृत्य लिख लेना, कोई नृत्य डांस ही तो होता है। झिंझिया डांस ये कब किया जाता है, कैसे क्या होता है? ये बारिश करवाने के लिए किया जाता है। महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं द्वारा ही होता है। ये बिहार का ही तो है, लिख लो, बिहार का ही है, बिहार का ही नृत्य है झिंझिया डांस। और बारिश करवाने के लिए किया जाता है जब भूमि सूखी भूमि हो जाती है। जब भूमि क्या हो जाती है? बिल्कुल सूखी पड़ जाती है, बिल्कुल बंजर पड़ जाती है, तब क्या किया जाता है? झिंझिया डांस बिहार में होता है बारिश करवाने के लिए। और बारिश के आह्वान के लिए कौन सा नृत्य होता है? कौन सा नृत्य? जाट जाटनी का नृत्य। आगे चलो, आगे चलो, आगे किसका? कजली। कजली डांस। अब कजली चढ़ाऊंगा तुम्हारी डांस, कजरी है कजली, अब चढ़ाऊंगा तुम्हारी डांस ना, कजली डांस। कजरी डांस। कजरी डांस को क्या बोलते हैं? कजरी डांस से क्या निकला? क्या माइका समझ रखा बात को? वायरस तो इसके पाइका डांस। पाइका डांस किससे निकला? पाइका, इस कजरी डांस से। ठीक है, तो आज के जो बिहार में डांस थे वो मैंने यहां से पूरे करवा दिए, लेकिन बिहार थोड़ी कंप्लीट हुआ है। थोड़ी सी नदियां भी पढ़ लो। नदियां, महत्वपूर्ण नदियां, महत्वपूर्ण नदियों की तरफ चलते हैं बिहार में। बिहार की महत्वपूर्ण नदियां ध्यान से सुनना। इसमें पहली कौन सी आती है? गंगा नदी। गंगा नदी और गंडक नदी, गंडक नदी और कोसी। कौन सी आएगी? बूढ़ी नदी। और बताओ, गंडक, बूढ़ी, काशी, लिख लेना। अब आप लगाओ, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं? क्वेश्चन बताओ, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? फटाफट से आना चाहिए। हाँ, कोसी भी आएगी, लिख लो, कोसी नहीं, कोसी। कोसी, कोसी नदी लिखो फटाफट से। इनके बारे में बताता हूं, ये नदियां क्या क्या करती है, क्या नाम है इनका, क्या उपनाम है, अभी चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों, लिखो सबसे पहले कोसी के बारे में, मौसी नहीं, कोसी के बारे में। सबसे पहले नदी कौन सी आती है? कौन सी नदी? कोसी नदी आती है, मौसी नहीं। कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ लिया है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। अरे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं ये पूछ रहा हूं, इस कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका नारायणी नाम कर दिया है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। मैं तो उल्टा ही पढ़ाऊंगा, तभी तो आप नीचे पढ़ोगे, तभी तो आपका दिमाग काम करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो नारायणी नदी के नाम से किस नदी को कहते हैं? फटाफट आना चाहिए, फटाफट बता दो। और
और मुझे बताओ, एक नदी और लिख लो, बागमती नदी। बागमती, ये बागमती क्या करती है? नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। नारायणी नदी कहते हैं गंडक नदी को, गंडक नदी को। गंडक नदी को कौन, गंडक नदी का उपनाम है, उपनाम। गंडक नदी का उपनाम नारायणी नदी। और बागमती नदी क्या होती है? बाग, यहां से बागमती याद करो, नेपाल से आपको बिहार नहीं याद होगा। बागमती में पहला अक्षर पकड़ो, बाग। भाग मिल्का भाग, दौड़ता है मिल्का, भाग मिल्का भाग। तो यानी कि भागता कौन है? बिहार में कौन भागता है? नेपाल से बिहार में भागने वाली नदी बागमती नदी। तो नेपाल से बिहार में प्रवेश करने वाली नदी बागमती नदी। और नारायणी नदी किसका उपनाम है? गंडक का नाम है। और बिहार का सो किस नदी को कहते हैं? कोशी नदी को कहते हैं। लिख लो इतनी जानकारी को, फिर चलते हैं आगे। एक नदी और रह गई, कौन सी? फाल्गु। अभी बता दू दोस्त, कहां को टेंशन हो रही तू? फाल्गु नदी बता दू, अभी बता रहा हूं, फाल्गु नदी भी। चलो, फाल्गु नदी। अब मुझे बताओ, फाल्गु नदी का अन्य नाम, अन्य नाम बहुत बढ़िया, निरंजना। निरंजना, अन्य नाम निरंजना, निरंजना। निरंजना अन्य किस नदी का नाम है? किस नदी का नाम है? फाल्गु नदी का। आपको पेपर ही तो पास करना है, तो निरंजना किसका नाम है और उसका संबंध भी बिहार से आता है, कमेंट बॉक्स में चिपका होना चाहिए। और फाल्गु नदी का क्यों अन्य नाम निरंजना है, पेपर तो पास करना है, ज्ञान थोड़ी लेना। आगे चलो, महत्वपूर्ण जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपात लिखो। प्रपात, जलप्रपात, किसके महत्वपूर्ण जलप्रपात? बिहार के महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा? एक तो मंझार जल, मंझार खंड, मंझार खुंड। और एक और आएगा, ये मंझार खुंड कहां पे पड़ता है ये भी बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए। अरे आप जब चूल्हे के अंदर रोटी बनाते हो तो क्या उठती है? धुआं उठती है। तो धुआं उठाओ, यहां भी पेपर की भी धुआं कर दो। धुआं खुंड जलप्रपात, मंझार कुंड जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात दोनों कहां पे पड़ते हैं? सासाराम बिहार। अरे सासरा में नहीं, सासाराम बिहार में पड़ता है, सासाराम बिहार। देखो, मंझार कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम बिहार में, ओनली बिहार में दो जलप्रपात याद करने हैं। मंझार कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात कहां पे पड़ते हैं? दोनों का संबंध सासाराम बिहार से आता है। आपको महत्वपूर्ण जलप्रपात भी हो गए। चलो हो आगे। अब आपको एक झील का नाम बताता हूं, इतनी गजब की झील है, इतने कंवर झील, बहुत बढ़िया झील है, कंवर झील ही है। लिख लो कंवर झील, पढ़ा दू, पढ़ा दो। कंवर झील, कंवर झील, अजी कंवर झील बोलते हैं कि नहीं बोलते? कंवर झील या कंवरताल झील, कंवरताल झील, कंवर झील या कंवरताल झील दोनों कहां पे है? बेगूसराय जिला बिहार। लिख लो बेगूसराय जिला बिहार। बेगूसराय जिला कहां पे पड़ती है? बिहार, राज्य है बिहार। जिला कौन सा? बेगूसराय जिला बिहार में पड़ती है। कौन सी? कंवरताल झील या कंवर झील। इसको याद करने का तरीके बताऊं। कंवर कौन होती है? बेगम होती है। तो बेगू से बेगम बना दो, कंवर से कंवरी बना दो, कंवर से बेगम बन गई, कंवरी बेगम। तो कंवर झील क्या कंवरताल झील बेगूसराय जिला बिहार में पड़ती है। और मुझे बता दो, इस कंवर झील को रामसर साइट में शामिल कर दिया सन 2020 के अंदर। लिख लो
सन 2020, सन 2020 में रामसर साइट में शामिल। पूछ ले, कंवर झील को रामसर साइट में कब मिलाया गया? सन 2020 के अंदर कब मिलाया गया? सन 2020 में किसको? कंवर झील को किसमें? रामसर साइट में शामिल कर लिया। लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। रामसर साइट का नाम आया है तो यहां से 2 क्वेश्चन और पोस्टमार्टम करूंगा। टोटल रामसर साइट कितनी है वर्तमान? टोटल कितनी है? 42 रामसर साइट है वर्तमान में। अब मुझे बताओ 42वीं रामसर साइट कहां पे है और उसका नाम क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। रामसर साइट 42 है सन 2020 में। कंवर झील को कहां पे? रामसर साइट पे। अब ये रामसर स्थान कहां पे है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। IAS के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 या 16 का इंटरव्यू था IAS का। उस IAS के इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, रामसर स्थान कहां पे पड़ता है? रामसर स्थान कहां पे पड़ता है? उसने बताया गुरुजी रामसर तो ईरान में पड़ता है। लिख लो। अरे भाई छोड़ो, लिख लो। आपको भी चाहिए वो सितारे कंधे पे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी, तो इस ईरान को याद कर लो। रामसर स्थान कहां पे पड़ता है? ईरान में पड़ता है। रामसर स्थान कहां पे? रामसर स्थान ईरान में पड़ता है। रामसर साइट टोटल 42 है और कंवर झील को 2020 में किस में मिलाया? रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। हो गए मेरी तरफ से बिहार राज्य कंप्लीट है। लेकिन छोटा सा टॉपिक है जनसंख्या, उसको भी निपटा देते हैं अभी। अरे याद करने की जरूरत नहीं, जनसंख्या वो बिहार। मात्र 3 राज्यों के नाम याद करवाऊंगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक लाइन याद रखनी है ट्रिक के साथ में। किसके साथ में? ट्रिक के साथ में। अभी सुनो, केवल जनसंख्या लगा लो थोड़ा सा और लिख लो एंड के अंदर। लेकिन जनसंख्या घनत्व किसका पूछे? राज्य का, तब ही काम आएगी ये ट्रिक। तो जनसंख्या घनत्व जब राज्य का पूछे तब कौन सी आएगी ट्रिक? लिखो, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। लिखो, उमा बिहारी के प्यार में अंधी। ऐसी ट्रिकें बनाओ जो सारी लाइफ में याद रहे और क्वेश्चन मुझसे फटाफट याद हो जाए। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई किसकी ट्रिक है? राज्य की जनसंख्या घनत्व याद करने की ट्रिक है। गुरुजी कैसे याद करे? अभी बताता हूं, छोड़ो। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई तो उसे क्या बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ही तो है। उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में राज्य में पहला स्थान आता है। बाद में राज्यों की जनसंख्या में पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश। ट्रिक याद रखें, उमा बिहारी के प्यार में अंधी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी से बिहारी जा बात बोलो, बाके बिहारी की जय। ये लो बिहारी। अब देखो मां से क्या आ गया? महाराष्ट्र। मां से क्या आया? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की दूसरी रैंक, महाराष्ट्र की सेकंड रैंक आती है। और बिहारी से बन गया बिहार। बिहारी से बन गया बिहार। बिहार की रैंक आती है 3rd। मैंने बिहार याद आया तभी तो ट्रिक बनाती हैंड टू हैंड। ध्यान दो, सुनो। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या घनत्व पूछे ओनली राज्यों की, आपको ओनली 3 राज्यों से ही पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। आगे उसे उत्तर प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, यानी कि उत्तर प्रदेश पहले आया, पहली रैंक उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आया तो सेकंड नंबर महाराष्ट्र की होगी। बिहारी, बोलो बाके बिहारी की जय, यानी कि बिहारी से बिहार बन गया। यानी कि तीसरी रैंक आती है जनसंख्या के मामले में बिहार राज्य की। ओनली राज्य की बता रहा हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, स्टार लगा के। मेरी तरफ से जितना भी पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज की क्लास। इसको बार बार सुनना, बार बार रिकवर करना। जितना पढ़ा दिया उसको आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो
तो आज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसी ट्रिकों के लिए कि मैं आपके लिए दोबारा से वो ट्रिकें बना के ऐसा याद करवाऊं कि आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो और आप सिलेक्शन लेके कहां पे जाओ, कुल्ली मनाली घूमने जाओ, जहां भी जाओ। ठीक है, तो आज क्लास इतनी ही। ऑफ करने से पहले फिर कह रहा हूं, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर श्रेणी दिखलाएगा, तुम शेर हो बब्बर शेर हो, तुम कर सकते हो। मेरे दोस्तों इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।